नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि ग्रीन का संप्रभुता का सिद्धांत क्या है और उसमें यह समझने का प्रयास किया था कि टी.एच. ग्रीन जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत तथा रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को मिलाकर के संप्रभुता का अपना मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। टी.एच. ग्रीन के अनुसार मनुष्य संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्च शक्ति की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी सामान्य इच्छा के अनुरूप होती है और सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि सामान्य हित क्या होता है और सामान्य हित की एक सामान्य चेतना उसके हृदय में चाहे प्रारंभिक रूप में ही सही निवास करती है। और क्योंकि व्यक्ति यह जानता है कि कानून का पालन करने से समाज के सामान्य कल्याण में वृद्धि होगी, समाज की भलाई होगी और उसके स्वयं के नैतिक जीवन की भी उन्नति होगी, इसीलिए ग्रीन के अनुसार व्यक्ति कानूनों का पालन करता है। क्योंकि कानून उसकी भलाई के लिए बने होते हैं, व्यक्ति यह बात जानता है। किंतु दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ऐसा कानून जो व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं है, ऐसा कानून जो समाज के सामान्य हित में नहीं है, या हम सरल शब्दों में कहें कि एक बुरे कानून का पालन मनुष्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टी.एच. ग्रीन इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है और वो ये कहता है कि राज्य की जो संप्रभु शक्ति है, जो बाध्यकारी शक्ति है, उसके द्वारा बनाए गए बुरे कानून का पालन भी व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि कानून तो कानून है और कानून के होने का अर्थ ही यह है कि एक नैतिक रूप से जागरूक व्यक्ति को कानून का पालन करना ही चाहिए। किंतु बुरे कानून का प्रतिरोध व्यक्ति को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में ग्रीन ये बताता है कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कानून की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन इसलिए करना चाहता है कि उससे उसके निजी स्वार्थों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है, तो ग्रीन उसके इस अधिकार को स्वीकार नहीं करता। किंतु यदि कोई कानून वास्तव में बुरा है और वह पूरे समाज के सामान्य हित के विरोध में है, तो भी व्यक्ति को उस बुरे कानून का पालन करते रहना चाहिए और साथ ही उस बुरे कानून की बुराई के विरोध में जनमत को तैयार करना चाहिए। एक सामान्य देशभक्त व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह कानून की बुराई को समझे और उस बुराई को शांतिपूर्ण उपायों से, संवैधानिक साधनों से उस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाले, राज्य पर दबाव डाले। किंतु यदि संविधान में कोई भी ऐसे उपबंध नहीं हैं जिनके अनुसार बुरे कानून का विरोध किया जा सके, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अर्थात यदि कोई निरंकुश राजनीतिक शक्ति है जो व्यक्ति के कानून की अवज्ञा के अधिकार को स्वीकार नहीं करती, ऐसे में ग्रीन का ये कहना है कि उस बुरे कानून के खिलाफ सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी लोगों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे उस कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दें। शांतिपूर्ण अहिंसात्मक प्रदर्शन के द्वारा उस कानून की अवज्ञा के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस तरह से टी.एच. ग्रीन कानून की अवज्ञा के
अधिकार को स्वीकृति नहीं देता, वरन कानून की अवज्ञा के कर्तव्य को स्वीकृति देता है। दोनों ही परिस्थितियों में बात एक ही है कि बुरे कानून की अवज्ञा की जानी चाहिए, किंतु बुरे कानून की अवज्ञा व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वरन इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे तो उस बुरे कानून को माने और चाहे तो बुरे कानून को न माने। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरन तब आवश्यक रूप से व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि उस अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के अंतर्गत व्यक्ति कानून की अवज्ञा के कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी कठिनाइयाँ, जो भी मुसीबतें उसके राह में आएंगी, उनको झेलने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। वस्तुतः टी.एच. ग्रीन का राजनीतिक कानून की अवज्ञा का यह जो कर्तव्य है, यह हमें सुकरात की याद दिलाता है। सुकरात जो कि प्राचीन यूनानी दार्शनिक था, और उसने भी कानून की अवज्ञा करने के बजाय बुरे कानून का पालन करते हुए यूनानी नागरिकों को बुरे कानून के प्रति सावधान करने, बुरे कानून के प्रति शिक्षित करने का कार्य किया था। टी.एच. ग्रीन क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, अर्थात ग्रीन का यह मानना है कि राज्य के बिना अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अधिकार राज्य के भीतर रहकर के ही व्यक्ति को मिलते हैं। राज्य ही उन अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य ही कानून बना करके उन अधिकारों की एक सामान्य प्रणाली को, उन अधिकारों को उत्पन्न करने वाली राजनीतिक संस्थाओं को सुरक्षित करता है। इसलिए उसके द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है। इस प्रकार से यह जो एक बहुत ही एक शाश्वत गुत्थी है कानून की अवज्ञा की, उसे टी.एच. ग्रीन नैतिक दृष्टि से सुलझाने का प्रयास करता है, व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य के रूप में उसे लेता है। हम याद करें, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए जागरूक किया कि उनका कर्तव्य है कि वे अंग्रेज़ी सरकार के बुरे कानून का उल्लंघन करें, बुरे कानून की सविनय अवज्ञा करें और एक अहिंसात्मक प्रतिरोध अंग्रेज़ों के काले कानूनों के खिलाफ चलाया जाना चाहिए। यह टी.एच. ग्रीन के कानून की अवज्ञा के कर्तव्य की याद ही दिलाता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि राज्य का जो मूल तत्व है वह उसकी बाध्यकारी शक्ति नहीं है, वरन राज्य का मूल तत्व अधिकारों और कर्तव्यों की वो व्यवस्था है जो सामान्य हित को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसको हम ठीक से समझें, अर्थात राज्य क्यों आवश्यक है। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो हमें यह उत्तर मिलेगा कि राज्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है, और दूसरा, व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने वाली संस्थाओं का निर्माण भी करता है, जैसे न्यायपालिका, जो कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, व्यक्ति को न्याय देने के लिए आवश्यक है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि व्यक्ति के कौन से अधिकारों को राज्य मान्यता प्रदान करता है या व्यक्ति के कौन से अधिकारों को राज्य को सुरक्षित करना चाहिए। यह टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन का
एक दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने ये देखा कि व्यक्ति के कानून की अवज्ञा करने के अधिकार या कर्तव्य के बारे में ग्रीन का क्या मत है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य कौन से अधिकारों को स्वीकृत करता है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का सर्वाधिक और प्रथम अधिकार होता है जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है और न केवल जीने का अधिकार है वरन मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। यह मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य का एक स्वाभाविक अधिकार है। इसलिए इस अधिकार को दिए जाने में नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात ग्रीन यह मानता है कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को मानते हुए राज्य में किसी भी प्रकार की दास प्रथा, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या वर्ण भेद गलत है। भारत में शूद्रों को निम्न स्थिति दिया जाना, दक्षिण अफ्रीका में नीग्रो लोगों के अधिकारों को स्वीकार न करना या प्राचीन यूनान में दास प्रथा इसी भेदभाव को बढ़ाने वाली थी। और ग्रीन ये कहता है कि यह व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है, आघात है। इसलिए इस प्रकार के प्रथाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किंतु ग्रीन का यह मानना है कि राज्य कई बार जीवन के या स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने का भी प्रयास करता है कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला जो प्रावधान है वो है युद्ध काल। अर्थात युद्ध काल में राज्य के कानून ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को युद्ध में भाग लेने के लिए बाध्य करते हैं। और युद्ध में भाग लेने का अर्थ है व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन या जीवन के अधिकार को सीमित कर देना और साथ ही उसके स्वतंत्रता के अधिकार। तब युद्ध काल में व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि वह चाहे तो युद्ध में भाग लेगा और चाहे तो अपना जीवन बचाने के लिए युद्ध में भाग नहीं लेगा। इस प्रकार जीवन का जो अधिकार है वह युद्ध काल में समाप्त हो जाता है। यह राज्य के अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि वह किन लोगों के जीवन के अधिकार को सीमित करे और किन लोगों के अधिकार को समाप्त कर दे। शांति काल में भी राज्य अपने न्यायालय की शक्ति के द्वारा जीवन के अधिकार को सीमित करता है जब वह व्यक्तियों को दंड देता है। कानून का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है उस दंड में मृत्युदंड भी हो सकता है जो उसके जीवन को ही समाप्त कर दे। उस दंड में आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है जो कि उसके स्वतंत्रता पूर्वक जीवन को बाधित कर देता है। इसी प्रकार से राज्य का जो नशाबंदी करने का जो अधिकार है, यानी कि यह अधिकार भी एक तरह से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है। अर्थात राज्य कानून बना करके सभी प्रकार के नशे का प्रयोग वर्जित कर सकता है। इसी प्रकार से राज्य प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए बाध्य कर सकता है। व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अशिक्षित रहने के लिए स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार से ग्रीन का जब हम अधिकार की अवधारणा के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही विस्तृत अवधारणा है, तब राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में भी हमें प्रकाश मिलता है। अर्थात राज्य व्यक्ति के उन सभी अधिकारों को सीमित कर सकता है या व्यक्ति की उन सभी स्वतंत्रताओं को सीमित कर सकता है जो उसके नैतिक जीवन में बाधा डालती हैं।
इस तरह से स्वतंत्रता के नाम पर राज्य व्यक्तियों के ऐसे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता जो उसको नैतिक रूप से उसका पतन करने वाली हैं। युद्ध के बारे में ग्रीन के विचार बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण हैं और युद्ध के बारे में उसके विचार हीगल के विचारों से मेल नहीं खाते। हीगल के विचारों को पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि हीगल युद्ध को सदाचार को बढ़ाने वाला मानता है और जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने वाला मानता है। साथ ही राज्यों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भी युद्ध आवश्यक है। टी.एच. ग्रीन हीगल के इस युद्ध संबंधी राज्य के अधिकार को स्वीकार नहीं करता और उसका ये मानना है कि युद्ध एक बुराई है और इसको सीमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध मानव जीवन को नष्ट करता है, मनुष्य के जीवन के अधिकार का हनन करता है। इसलिए सामान्यतः युद्धों का परित्याग किया जाना चाहिए, किंतु कभी कभी युद्ध के परिणाम स्वरूप मानव जाति की नैतिक प्रगति भी हो सकती है। जैसे कि एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ यदि युद्ध लड़ा जाता है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, यदि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ता है, जैसा कि रूस के खिलाफ जापान के युद्ध की हम बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रिया के खिलाफ इटली के युद्ध की बात कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। इसी तरह से 1971 में भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जो सैनिक कार्यवाही की थी, जो कि पाकिस्तान के बर्बरतापूर्ण अत्याचारपूर्ण कार्यों से बांग्लादेश की जनता को बचाने के लिए आवश्यक थी। इस प्रकार से यद्यपि कुछ परिस्थितियों में युद्ध जायज़ है, लेकिन सामान्यतः मनुष्य जाति की नैतिक प्रगति के लिए युद्ध अच्छे नहीं होते और युद्ध जो है वो एक पूर्ण राज्य का लक्षण भी नहीं होता। जो राज्य बार बार युद्धों में उलझा रहता है, ग्रीन उसे अपूर्ण राज्य कहता है और ग्रीन का मानना है कि ऐसे राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की समुचित रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध एक सच्चे राज्य का लक्षण नहीं है, वरन एक अपूर्ण और अधूरे राज्य का लक्षण है। युद्ध के समान ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीयतावाद। अंतर्राष्ट्रवाद का अर्थ यह है कि राज्यों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध रहना चाहिए और राज्यों के बीच में एक नैतिक विधान होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की संभावना से ग्रीन इनकार नहीं करता। जिस प्रकार से राज्य के भीतर व्यक्तियों को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय कानून होते हैं, इसी प्रकार से ग्रीन ये कहता है कि युद्धों से बचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रों के भीतर भी राष्ट्रों के आपसी संबंधों के निर्धारण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का होना शांति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। क्योंकि ग्रीन संपूर्ण मानवता की सामान्य इच्छा में विश्वास करता है। ग्रीन ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत चेतना को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिक पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उसे प्रत्येक मनुष्य के विश्वव्यापी बंधुतावाद को स्वीकार करना आवश्यक है। ग्रीन जिस विश्वास या जिस मत से प्रारंभ करता है, उसी मत का नतीजा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
एक विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थन करता है। और यह विश्व बंधुत्ववाद है, यह युद्ध की निंदा का भी सैद्धांतिक समर्थन है। दंड संबंधी उसके विचारों की यदि हम व्याख्या करें, जैसा कि हमने ये कहा कि दंड भी राज्य का एक ऐसा अधिकार है जो मनुष्य के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने वाला है। दंड का जो स्वरूप है या जो उद्देश्य है वो 3 प्रकार का हो सकता है: प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक तथा सुधारात्मक। प्रतिरोधात्मक दंड वह होता है जब संभाव्य अपराधी को दंड के भय से अपराध करने के लिए रोका जा सके। अर्थात किसी व्यक्ति को जब दंड दिया जाता है तो उस दंड के भय से अन्य व्यक्ति अपराध करने से बचते हैं और समाज में एक व्यक्ति को दिया जाने वाला दंड अन्य व्यक्तियों को अपराधी बनाने से बचाता है। यह दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, ग्रीन इसको स्वीकार करता है। दूसरा है दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोध करने का अर्थ होता है बदला लेना। अब इसका यहाँ पर ग्रीन यह अर्थ बताता है कि यदि अपराधी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको दिया गया दंड उसके खुद के कार्यों का ही परिणाम है, अर्थात अपराधी व्यक्ति यदि इस सच्चाई को अनुभव कर लेता है कि उसने जो गलत काम किया था उसके बदले में ही उसे दंड दिया जा रहा है, अपराधी व्यक्ति की यह जो मानसिकता है यह एक प्रकार से उसकी प्रतिशोधात्मक भावना को ही व्यक्त करने वाली है। यह जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है यह अपराधी व्यक्ति के मनोविज्ञान से संबंधित है, अर्थात अपराधी व्यक्ति इस बात के लिए राज्य को दोष नहीं देता कि उसे दंड क्यों दिया गया, वरन वह इस बात के लिए स्वयं के कार्यों को ही दोष देता है कि उसको दंड देने का कारण उसके स्वयं के ही गलत कार्य थे। ग्रीन इस रूप में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को स्वीकार करता है। और तीसरा है सुधारात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत का संबंध भी राज्य की न्यायपालिका से या राज्य से उतना नहीं है, परंतु इसका संबंध भी अपराधी व्यक्ति की मनोवृत्ति से ही है। अपराधी व्यक्ति यदि यह समझता है कि उसके द्वारा गलत काम किया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप उसे दंड मिला है और उस दंड के कारण उसको बहुत पश्चाताप होता है, वह ग्लानि से भर उठता है, वह इस बात के लिए पश्चाताप करता है कि उसके गलत काम से किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान हो गया और अन्य व्यक्ति की क्षति हो गई। इस प्रकार से वह जब आत्मग्लानि में भर जाता है तब वह भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करने की प्रेरणा स्वयं से ही प्राप्त करता है। ग्रीन इसे सुधारात्मक सिद्धांत कहता है। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ग्रीन के अनुसार केवल प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का प्रतिरोधात्मक जो स्वरूप है दंड का केवल वही राज्य से संबंधित है। प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक इन दोनों ही स्वरूपों का जो संबंध है वो अपराधी व्यक्ति की मनोवृत्ति से, उसकी मानसिकता से है। तीसरे अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार की चर्चा ग्रीन करता है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के साथ ही वह पारिवारिक जीवन के अधिकार को स्वीकार करता है, वह ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है, वह नैतिक जीवन जीने के अधिकार को स्वीकार करता है। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्याख्या हमें समझनी चाहिए वो है संपत्ति का अधिकार। ग्रीन का ऐसा मानना है कि यदि व्यक्ति अपने नैतिक आदर्श या नैतिक उन्नयन के लिए स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिए स्वतंत्र है तो उसके लिए उसके पास कुछ साधन भी होने चाहिए।
और इन साधनों को ही व्यक्ति संपत्ति का नाम देता है। अर्थात नैतिक जीवन यदि व्यक्ति का साध्य है तो संपत्ति उस साध्य की प्राप्ति का साधन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को ग्रीन स्वीकार करता है। ग्रीन का मानना है कि संपत्ति के बिना व्यक्ति समाज के सर्वोत्तम जीवन में अपना योग नहीं दे सकता, किंतु ग्रीन व्यक्तिगत संपत्ति का यह जो समर्थन करता है, यह करते हुए भी वह यह ध्यान रखता है कि किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक व्यक्तिगत संपत्ति का यदि संचय होता है तो इसे कानून के द्वारा सीमित किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति का संचय अन्य व्यक्तियों के पास की दरिद्रता को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए यद्यपि ग्रीन व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करता है, किंतु वह यह आवश्यक रूप से नहीं मानता कि इस व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग सामान्य हित में होना ही चाहिए। अर्थात व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह संपत्ति का प्रयोग अपने निजी कल्याण के लिए करे। सामान्य हित उसके सामने एक आदर्श ज़रूर है, किंतु जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में अपनी संपत्ति को हमेशा ही वह सामान्य हित के लिए काम में ले, यह संभव नहीं होता। संपत्ति के बारे में ग्रीन का दूसरा उल्लेखनीय विचार यह है कि वह संपत्ति की असमानता को स्वीकार करता है। वो ये कहता है कि सामाजिक हित के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है और व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति होती है, व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के ध्येय होते हैं। इन विभिन्न स्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न साधनों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार भिन्न साधनों के साथ भिन्न प्रकार की संपत्ति की भी आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए वह संपत्ति संबंधी विषमताओं को समाज के हित में स्वीकार करता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि संपत्ति की विषमता इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह कुछ व्यक्तियों की दरिद्रता का कारण बन जाए। संपत्ति के प्रश्न पर वह भू संपत्ति तथा पूंजी के संचय को दो अलग दृष्टिकोणों से देखता है। ग्रीन का ये कहना है कि जमींदारी और जागीरदारी प्रथा, जिसके कारण एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक भूमि का संचय हो जाता है, वह हज़ारों मज़दूरों को भूमिहीन जीवन जीने के लिए मजबूर करता है, बंधुआ मजदूर जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। इसलिए क्योंकि भूमि सीमित है, इसलिए एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की भूमि छीने बिना अपनी भूमि में विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए ग्रीन जमींदारी प्रथा का विरोध करता है और जमींदारी और जागीर प्रथा के विरोध में कानून बनाने की बात करता है और भूमि के पुनर्वितरण की बात करता है। दूसरी तरफ वह पूंजीवाद का विरोधी नहीं है, क्योंकि वो ये कहता है कि पूंजी जो है उसका संचय दूसरे को किसी पूंजी छीनकर नहीं किया जाता, वरन पूंजी का संचय व्यक्ति अपनी पूंजी को व्यय करके करता है, अपनी कुशलता के कारण करता है। इसलिए संपत्ति के बारे में उसका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वह भू संपत्ति का विरोध करता है, किंतु पूंजीवादी की पूंजी का समर्थन करता है। इतना विस्तार करने के बाद में अब हमें उसके राज्य के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करना है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।